मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स में हम अंडरस्टैंड करते हैं ऑस्मोसिस को। इससे पहले हमने अंडरस्टैंड किया था डिफ्यूजन को। मैं आपको डिफ्यूजन का ना एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप डिफ्यूजन के बारे में डिटेल वीडियो देखें जिसमें सारा टॉपिक भी कवर हो, सारे सिलेबस पॉइंट भी, पास पेपर्स भी एंड मार्किंग स्कीम भी, सो यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन यूट्यूब। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये एक जनरल कंसेप्ट है आपके पास ऑस्मोसिस का। अब हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में ऑस्मोसिस के क्या पॉइंट्स शेयर किए गए हैं, और दूसरा ये कि हम देखें कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अगर सिमिलरिटीज़ हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं क्या। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। अब मुझे पता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये वाटर पोटेंशियल क्या है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल ईजी करके एक्सप्लेन करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि एक सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, के पानी की कितनी मिकदार है, कि उस सोल्यूशन में पानी कितना है, तो उसको हम वाटर पोटेंशियल कह सकते हैं। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं आपके पास। या तो वाटर पोटेंशियल हाई हो सकता है या लो हो सकता है। तो हाई वाटर पोटेंशियल एक ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे कि जिसमें पानी कम है, मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, और ऐसे सॉल्यूशन को जनरली हम जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस की टर्म्स में हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। हम ज़्यादातर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का वर्ड यूज़ करेंगे रेदर देन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का। दूसरा जो वे है वो ये है कि वाटर पोटेंशियल हाई हो सकता है, और इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा है, ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ऐसे सॉल्यूशन को जनरली हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन हम ऑस्मोसिस की टर्म में ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब वाटर पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने के बाद और उसके दो वेज को, केसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद, अब हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा एक बारी रिव्यू करते हैं। सो इन ऑस्मोसिस वाटर मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल जहाँ पे पानी ज़्यादा है, एक ऐसे रीजन में टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल जहाँ पे पानी कम है। तो क्या सिर्फ वाटर की ये मूवमेंट ही ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है? तो ऐसा नहीं है। ऑस्मोसिस में कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई होंगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको हम ऑस्मोसिस कह सकते हैं। अब वो कंडीशन क्या, हम उनको एक बारी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि वाटर मूव करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाउन अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, जैसे डिफ्यूजन में होता है। लेकिन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में सिर्फ ये फर्क है कि डिफ्यूजन जो है वो जनरल कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस इज ओनली स्पेसिफिक फॉर वाटर पार्टिकल्स। अब जो इसकी दूसरी कंडीशन है वो ये है कि वाटर मॉलिक्यूल शुड मूव थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन। जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूव कर रहा है तो वो एक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहिए, तब भी हम ये कह सकते हैं कि ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। एक सिलेबस पॉइंट भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि क्या ऑस्मोसिस पे सेल को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, या क्या ये जो प्रोसेस है ये एनर्जी कंज्यूमिंग है? तो ऐसा नहीं है, एक पैसिव प्रोसेस है। तो इसकी एनर्जी आती कहाँ से है? द एनर्जी फॉर ऑस्मोसिस कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि आपके पास लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका मोशन है, दे कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर, स्लाइड पास्ट ईच अदर बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो उसी रैंडम मूवमेंट की वजह से ना वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से मूव करते हैं उस जगह पे जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी सेल को इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। अब हम ये कंडीशन भी हमने अंडरस्टैंड कर ली, हमने जो है उसकी जनरल डेफिनेशन भी देख ली। तो अब हम उसकी कंप्लीट डेफिनेशन देखते हैं कि अगर एग्जामिनर हमसे पूछे कि ऑस्मोसिस क्या है, तो हम वो डेफिनेशन हम देखते हैं कि जिसको लिखेंगे सो विल गेट मार्क्स। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, नेट मूवमेंट का मतलब है काफ़ी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक ऐसे रीजन में जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक ऐसे रीजन में मूव करेंगे, एक ऐसे सोल्यूशन में मूव करेंगे। मैं रीजन कह रहा हूँ, सोल्यूशन ज़्यादा कहना बेटर रहेगा। एक ऐसे सोल्यूशन में मूव करेंगे जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम है, थ्रू अ सेमी परमेबल, पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या सिंपल कहें तो सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ के नाम है। अब मैं आपके साथ एक डायग्राम भी शेयर कर देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास दो सेल हैं, ठीक है, दीज आर टू सेल्स, दीज आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। अब इसमें हमारे पास जो है ये हाई वाटर पोटेंशियल है, मतलब इसमें पानी ज़्यादा है और सॉल्यूट जो है वो कम है।
और जो दूसरा सोल्यूशन है हमारे पास उस वो लोअर वाटर पोटेंशियल है। सो द वाटर विल मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये था हमारे पास एक कोर कंसेप्ट ऑफ एक डिटेल कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस। अब मैं इसके बाद आपके साथ कुछ सिलेबस पॉइंट शेयर करता हूँ रिगार्डिंग ऑस्मोसिस। वाटर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स बाय ऑस्मोसिस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये हमें क्लियर हो गया कि जो एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है सेल में वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, बाय ऑस्मोसिस एंड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। वाटर डिफ्यूजेस थ्रू पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। दोनों ऑलमोस्ट आप कह लें कि सेम पॉइंट है, बस वर्डिंग में थोड़ा डिफरेंस है। अब एक और सिलेबस पॉइंट आपसे शेयर करता हूँ जिसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। Understand that plants are supported by the pressure of water inside the cells pressing outwards on the cell wall। जब वाटर एंटर करता है प्लांट सेल में तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। वो प्रेशर जो है वो प्लांट को सपोर्ट किस तरह करता है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखें प्लांट्स में कोई बोन्स वगैरह तो होती नहीं है कि वो इतनी फर्म पोजीशन में कैसे इतनी हाइट पे होते हैं, इतनी फर्म पोजीशन में रहते हैं। उसका रीज़न ये जो ये प्रेशर की बात करें ना, ये प्रेशर प्लांट को सपोर्ट करता है कि वो एक एक इरेक्टेड एक फर्म जो है वो पोजीशन में रहें। अब उस प्रेशर को हम कहते हैं क्या है, उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। अब ये टर्गर प्रेशर आखिर है क्या, मतलब इसको अगर इजी वर्ड्स में हमने याद करना हो तो वो क्या है। प्रेशर प्रोड्यूस व्हेन वाटर एंटर द सैप। वाटर एंटर करता है प्लांट जो है सेल में, तो प्लांट सेल में आपको पता है एक लार्ज सैप वैक्यूल होता है जो सेल का मेजर पोर्शन कवर करता है। तो जब उसमें जो फिल होता है वाटर से तो वो प्रेशर वो पुश करता है साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म पे प्रेशर आता है तो साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेशर आगे ट्रांसफ़र कर देता है सेल वॉल को, और सेल वॉल सॉरी आगे ट्रांसफ़र करता है सेल मेम्ब्रेन को, एंड देन अगेन सेल मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र करती है सेल वॉल को। क्योंकि सेल वॉल आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एक रिजिड एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, तो वो इस प्रेशर को मेंटेन करता है, और यही प्रेशर जो है वो प्लांट के लिए एज एन स्केलेटन जो है वो काम करता है। अब मैं आपको एक इसकी एक डायग्राम भी आपसे शेयर कर देता हूँ। सो दिस इज द सैप वैक्यूल। ये सैप वैक्यूल जब कम्प्लीटली फिल होता है तो ये प्रेशर करता है साइटोप्लाज्म पे, पुश करता है साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म पुश करती है सेल मेम्ब्रेन को, एंड देन ये प्रेशर आपके पास सारा ट्रांसफर हो जाता है सेल जो है वो सेल वॉल तक। और सेल वॉल क्योंकि एक आप कह लें एक फ्लेक्सिबल थोड़ा जो है वो यू कैन से हम इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो उसको इस प्रेशर को सस्टेन कर लेता है, मतलब बस्ट आउट नहीं होने देता ये वाटर प्रेशर की वजह से। और यही जो है ये एक आप कह लें कि यही मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि ये जो ट्रिगर प्रेशर है ना, यही एक स्केलेटन के तौर पे जो है वो वन ऑफ द रीज़न है कि ये जो प्लांट है इतनी इरेक्टेड पोजीशन में और इतनी फर्म पोजीशन में जो रहता है। अब मैं थोड़ा सा पीछे से एक दफ़ा रीकैप करना चाहूँगा कुछ चीज़ों को। हमने वाटर पोटेंशियल को अंडरस्टैंड किया। वाटर पोटेंशियल में हमने दो केसेस को देखा, हमने लो वाटर पोटेंशियल को देखा, हमने हाई वाटर पोटेंशियल को देखा। अब इसमें एक और केस है, क्योंकि जो आगे जो हम टॉपिक अंडरस्टैंड करना आगे जो टॉपिक पर लगे हैं इसी का, तो मैं चाहता हूँ कि हम उस केस को भी देख लें, वो है इक्वल वाटर पोटेंशियल। अभी इक्वल वाटर पोटेंशियल क्या है, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन, मिसाल है कि मेरे पास एक बीकर है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें एक एनिमल सेल है। अब उस एनिमल सेल का वो भी उसके एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी एक सॉल्यूशन है, और जो टेस्ट ट्यूब है उसमें भी एक सॉल्यूशन है। अब ये दोनों सॉल्यूशन में जब वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इक्वल हो, तो ऐसे इस केस में हम कहेंगे इक्वल वाटर पोटेंशियल है। इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है उसको हम नाम देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। मतलब जहाँ पे जो दोनों सॉल्यूशंस हैं, मतलब आप कह लें जो सेल है और आउटसाइड जो सॉल्यूशन है वो दोनों आपके पास इक्वल हों, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये यहाँ पे हमने क्यों अंडरस्टैंड किया, अब हम आगे देखते हैं। जो मैं आगे टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कि हम देखेंगे कि प्लांट सेल रिस्पॉन्स इन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। मतलब हम प्लांट सेल को डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखेंगे, किसी में हाई वाटर पोटेंशियल है, किसी में लो है, किसी में आपके पास इक्वल वाटर पोटेंशियल है, तो उसमें प्लांट सेल का क्या रिस्पॉन्स होगा, अब ये हमने अंडरस्टैंड करना है। और एग्जामिनर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम प्लांट सेल को रखेंगे, बाहर हाइपो है तो वाटर और अंदर हाइपर है,
मतलब अंदर पानी की कमी है, मतलब लो वाटर पोटेंशियल है और बाहर हाई वाटर पोटेंशियल है, तो वाटर मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे, और प्लांट जो हो जाएगा वो टर्गर प्रेशर की वजह से टर्जिट हो जाएगा, और ये प्लांट सेल के लिए बेस्ट पॉसिबल स्टेट है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम प्लांट सेल को रखेंगे, तो आपको बताया था कि मतलब यहाँ पे जितना वाटर इनसाइड द सेल जितना वाटर पोटेंशियल है और आउटसाइड द सेल जितना वाटर पोटेंशियल है वो दोनों सेम है, तो वाटर इन एंड आउट होगा। ये नहीं हम कह सकते कि वाटर इन हो जाएगा तो आउट नहीं हो सकेगा, इन एंड आउट होगा, और प्लांट सेल जो है वो फ्लैसिड रहेगा। मतलब ये वो आप कह सकते हैं कि समझ लें कि वो स्टेज है जिसमें प्लांट विल्ट करना मुरझाना शुरू कर देता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बाद हम देखते हैं जब प्लांट सेल को रखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम प्लांट सेल को रखेंगे, अब इनसाइड जो प्लांट सेल है यहाँ पे पानी ज़्यादा है और बाहर जो है वो पानी कम है, तो वाटर मूव करेगा हाइपो टू हाइपर, मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से मूव करेगा जहाँ पे पानी कम है, और इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। मतलब ये वो प्रोसेस है कि जिसमें प्लांट जो है वो विल्ट करना स्टार्ट कर देगा, और आपने देखा होगा कि विल्टिंग में प्लांट जो है वो पहले फ्लैसिड होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मुरझाते मुरझाते बिल्कुल ही वो डेड हो जाता है जब पानी की कमी हो जाती है आपके पास। तो ये थे हमारे पास। अब मैं आपके साथ जो है वो डिफरेंट जो हैं सॉल्यूशंस में प्लांट सेल को एक बारी दोबारा आपको दिखा देता हूँ। तो द बेस्ट पॉसिबल स्टेट फॉर प्लांट सेल इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, के बाहर पानी ज़्यादा हो और प्लांट सेल में जैसे ही पानी कम हो तो वो मूव कर जाए प्लांट सेल के अंदर, और जो प्लांट सेल है एक टर्जिट पोजीशन में रहे। अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल को डिफरेंट सॉल्यूशंस में हमने रख लिया। अब हम इसके बाद मूव करते हैं, अब देखते हैं कि अगर हम एनिमल सेल्स को इस तरह के डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखेंगे जिनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन है, तो उसमें एनिमल सेल का हमारे पास क्या रिस्पॉन्स होता है। सबसे पहले हमारे पास है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में जब हम प्लांट सेल एनिमल सेल को रखेंगे तो एनिमल सेल जो है वो बर्स्ट कर देगा। बाहर पानी वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो मूव करेगी इनसाइड द सेल, और आपको पता है एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, तो वो प्रेशर को सस्टेन नहीं रख पाएंगे और वो जो है वो सेल बर्स्ट कर देगा, तो सेल विल डाई। तो ये तो एक अच्छी स्टेट नहीं है एनिमल सेल के लिए। द सेकेंड इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब जो बाहर सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वाटर पोटेंशियल है वही सेल के अंदर है, तो वाटर इन एंड आउट करेगा, तो ये नॉर्मल है, मतलब सेल इसमें नॉर्मल रहेगा। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल केस फॉर बेस्ट पॉसिबल स्टेट फॉर एन एनिमल सेल। द थर्ड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि एनिमल सेल में पानी ज़्यादा है, बाहर जो है वो पानी कम है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड, और ये जो है वो श्रिंक कर देगा आपके पास। तो ये भी पॉसिबल एक अच्छी पॉसिबल स्टेट नहीं है, ना एनिमल सेल के लिए हाइपोटोनिक अच्छी पॉसिबल स्टेट है ना ही हाइपरटोनिक। तो जो बेस्ट आपके पास है एनिमल सेल के लिए वो है आइसोटोनिक स्टेट इज द बेस्ट पॉसिबल स्टेट फॉर एनिमल सेल। अब हमने प्लांट सेल को भी देख लिया, एनिमल सेल को भी देख लिया, अब एक लास्ट चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम हमारा ऑस्मोसिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, विच इज़ डायलिसिस ट्यूबिंग। डायलिसिस ट्यूबिंग हमारे पास क्या है, ये एक आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करते हैं, तो हम लैब में ना ऑस्मोसिस के प्रोसेस को आर्टिफिशियली यूजिंग दिस हम इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो है डायलिसिस ट्यूबिंग जो है वो अलाउ करती है वाटर मॉलिक्यूल को पास करना, लेकिन अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है जैसे स्टार्च का, तो उसको वो पास नहीं करने देती। जैसे सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास करने देती है, लेकिन जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, तो एक आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन के तौर पे ये एक्ट करती है। ये आपके पास एक डायलिसिस ट्यूबिंग है, ये हमने इस पे कैपिलरी ट्यूब लगाई हुई है इसके लेवल्स को देखने के लिए। अब ये प्योर वाटर है, इसका मतलब हाई वाटर पोटेंशियल है, और यहाँ पे जो ट्यूबिंग में आपको ये ब्राउनिश कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज सोल्यूशन है और कंसनट्रेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आउटसाइड जो है वो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और इनसाइड जो है वो वाटर पोटेंशियल जो है वो कम है, लो वाटर पोटेंशियल है। ठीक है, और ये पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ऑस्मोसिस में कि वाटर विल मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो होगा ये कि वाटर जो है वो आउटसाइड द जो सोल्यूशन से मूव कर देगा इनसाइड द डायलिसिस ट्यूबिंग, और लेकिन इसमें ये नहीं होगा कि जो इसके अंदर जो सुक्रोज का सोल्यूशन है, ऐसा नहीं होगा कि सुक्रोज जो है वो बाहर आ जाएगी सोल्यूशन में, और जब इसमें वाटर ट्रांसफर हो जाएगा
तो आपके पास डायलिसिस ट्यूबिंग इसका जो लेवल है कैपिलरी ट्यूब का वो भी राइज हो जाएगा और हमें साफ इसकी जो है एक स्टेट से इसको देख के पता लग रहा है कि इसमें जो है वो जो है सोल्यूशन जो है उसमें वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो ये है डायलिसिस ट्यूबिंग और इससे रिलेटेड भी एग्जामिनर आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन करता है। एंड वी हैव डन आवर ऑस्मोसिस टॉपिक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।